हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं रोहित कुमार फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक बेहतरीन से वीडियो के साथ। आज हम लोग करेंगे गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित किया जाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पता है कि सर गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम आपके सामने एक लेते हैं गोलीय दर्पण, जिसके एक तरफ कलय किया हुआ है, इसके एक तरफ कलय किया हुआ है। सिंपल सी बात है कि सर ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण है। और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसे हम लोग कहते हैं ध्रुव। हमने क्या किया कि इस ध्रुव से एक रेखा गुजारते हैं, प्रधान अक्ष का नाम आप सुने होंगे। तो वही यहां से गुजारते हैं एक प्रधान अक्ष, ठीक है। तो यहां से गुजार दिए एक प्रधान अक्ष, ठीक है। ये एक प्रधान अक्ष। आपको पता है कि जब प्रधान अक्ष इसमें दो बिंदु आएगा, एक तो आएगा मुख्य फोकस और एक आएगा वक्रता केंद्र। तो इस दो पॉइंट को लिख दिया जाए, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस। तो ये है अपना सी, इसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसी के बीच में ये जो अपना है वो एफ, एफ का मतलब कि इसका मुख्य फोकस। तो आपको पता है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हम यहां लेते थे सर, ये है फोकस दूरी जो कि एफ से लिखेंगे, छोटे एफ से, और ये है वक्रता त्रिज्या जो कि आर से लिखा जाएगा। और एक बात और कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होते हैं, ये बात आप जानते हैं। हमने क्या किया कि इसके प्रधान अक्ष के समानांतर एक रेखा किरण को आपतित कराते हैं। तो आप पहले से भी जानते हैं कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है तो वो डायरेक्ट कहां से गुजर जाएगी, इसके मुख्य फोकस से, है ना। मुख्य हो जाएगी, ये होगी आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। अच्छा, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। अगर यहाँ पे एक अभिलंब मिल जाए तो बात ही अलग है। तो हम क्या करते हैं कि एक रेखा को और गुजारते हैं बिंदु सी से। आप जानते हैं कि अगर प्रकाशीय किरण सी से जाती है तो सी से ही लौट कर चली आती है। तो ये जो सी से जाने वाली किरण है ना, ये किसकी तरफ व्यवहार करेगी, अभिलंब की तरफ। तो यहां हो जाएगा, आप जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब हो गया। तो जो ये आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब कि ये अगर थीटा, तो इसके जस्ट नीचे वाला कितना हो जाएगा, थीटा। और ये जो रेखा है, वो जो किरण है, उसका नाम है एमएल, ठीक है। अब इन सभी बातों को हम लिखते हैं भाषा के रूप में। यह क्या लिखेंगे, माना कि, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, फिर लिखा जाएगा। इसको राइट साइड कर देते हैं, डायग्राम समझ रहे होंगे। तो यह क्या लिखा जाएगा, माना कि एक आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, जिससे हम लोगों ने क्या किया है, प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण को गुजारे, जिस पर, जिसमें प्रधान अक्ष, जिसमें प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समांतर एमएन किरण को, एमएन किरण को आपतित कराते हैं, आपतित कराते हैं। जो कहां से गुजर रही है, जो परावर्तन के बाद, जो परावर्तन के बाद एफ से गुजर रही, एफ से गुजर रही। और सर ये तो बात हम समझ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। चलो ठीक है। इसमें और क्या बात है कि सर ये जो फोकस दूरी होगी और वक्रता त्रिज्या ये दोनों ऋणात्मक होंगी, इस बात को यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, एक काम और, हम इसमें एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा काम कि बिंदु एन से इस प्रधान अक्ष पे एक लंब खींच देते हैं। बिंदु एन से प्रधान अक्ष पे एक लंब खींच दिए और मान लो एक पॉइंट एस, तो ये काम भी देते हैं कि क्या लिखा जाएगा, बिंदु एन से, बिंदु एन से प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर एनएस लंब डाला, एनएस
लंब डालो। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे। किस नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से, या लिखते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो है वो किस कोण के बराबर होगा? परावर्तन कोण के। मतलब कि एम एन सी किसके बराबर? सी एन एफ के। यानी कोण एम एन सी बराबर कोण सी एन कौन सा हो जाएगा? एफ। यह दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? थीटा के बराबर, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक बार आपको और बताएं हम, तो प्रधान अक्ष और एम एन एक दूसरे के समानांतर है, और इसको ये जो रेखा है सीएन रेखा ये काट रही है। तो अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा। किस कोण से? एकांतर अंतर कोण से। यहाँ क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ जो एम एन है वो समानांतर है किसके? सीपी के। ऐसा है तो लिख सकते हैं कोण कौन सा? एम एन सी। कोण एम एन सी बराबर कौन सा कोण? एन सी पी। एन सी पी ये थीटा हो जाएंगे किस कोण से? सर ये हो जाएंगे एकांतर कोण से। ठीक, एक बात और लिखते हैं पेज को जिया ना करते हुए, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं। कौन सा बात देखना, आप क्या जानते हैं यहाँ पे कि सर अब ये बताएं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होगी, उसको ले लेते हैं। अच्छा एक बताओ, ये दो रेखा समानांतर है, इसको जो एनएफ रेखा है वो भी प्रतिच्छेद कर रही है, तो एकांतर कोण से ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात है। ये टोटल हो जाएंगे 2 थीटा, तो ये वाला हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ जो पी एफ है मतलब कि फोकस दूरी वो माइनस का एफ होगी, और दूसरा सीपी जो होंगे वो माइनस के आर होंगे। सीपी मतलब वक्रता त्रिज्या और नंबर में नेगेटिव होती है, और फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो हमें संबंध निकालना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। तो एक हमें फोकस दूरी के लिए लेना पड़ेगा त्रिभुज, और एक इसके लिए वक्रता त्रिज्या के लिए। तो एक लेते हैं फोकस दूरी वाला त्रिभुज जिसका नाम है एन एफ एस, और दूसरा वक्रता त्रिज्या के लिए एन सी एस। ठीक है, एक बात और कि छोटे द्वारक में जो बिंदु एन एस होता है ना वो लगभग इस पर होता है, पी पर ही होता है। इस बात को चलते हैं अगले पेज पे। तो हम चलते हैं यहाँ त्रिभुज, पहले कौन सा लिया जाए त्रिभुज? वक्रता त्रिज्या के लिए त्रिभुज कौन सा है? एन सी एस। हम लेते हैं त्रिभुज एन सी एस में। अगर उसको बना दिया जाए तो कुछ इस टाइप से होंगे। ये हो जाएगा एन सी और एस। ये वाला कोण है थीटा, हम यहाँ लगाते हैं tan थीटा। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर tan थीटा क्यों लगा रहे हो आप? क्योंकि एक तो हमें ये पता है कि सर एक ये हमें दूरी से मतलब है, वक्रता त्रिज्या से मतलब है, और एक इस लंब से मतलब है, ताकि मतलब tan इसमें आ जाए। एक तो आधार आएगा और एक आ जाएगा लंब। यहाँ tan बराबर होता है p और बटा में p। तो tan थीटा तो ठीक है, पर p का मान देखिए जरा, कोण के सामने वाला लंब का मान ns है, और आधार का मान कितना है जी? सी एस। पर अभी हमने क्या बताया कि ये इतना ही छोटा द्वारक होता है कि जो एस बिंदु होता है वो लगभग किस पर होता है? पी पर होता है। ये बहुत बड़ा गोला का एक भाग है, बहुत बड़ा गोला है। हम काफी छोटे द्वारक के लिए इसको जितना हम बड़ा बनाएंगे ना, जितना बड़ा और लंब डाला जाएगा तो काफी नजदीक का पॉइंट मिलेगा। इसलिए क्या लिखेंगे अगले पेज पे? यहां लिखा जाएगा छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के लिए क्या होता है? एस बिंदु P पर होता है, एस बिंदु P पर होता है। मतलब कि जहां एस लिखा गया है वहां P हो जाएगा। और ये कोण इतना सूक्ष्म है कि tan थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। एक और लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे tan थीटा है वो लगभग किसके बराबर होंगे? अप्रोक्सीमेट बराबर होंगे थीटा के। क्यों? क्योंकि थीटा सूक्ष्म है। सूक्ष्म कहने का मतलब कि छोटा है। तो क्या बात बन जाएगी अगला? सर यहाँ हो जाएगा, सॉरी tan नहीं आएगा, यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर ns के बदले में np और बटा में हो जाएंगे cp। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। इसको हटा भी सकते हैं, ये तो ऐसे आपके जानकारी लिख दिए थे। अब त्रिभुज एक और लेंगे, ये तो हो गया वक्रता त्रिज्या वाला। अब चलते हैं फोकस दूरी वाला NFS। अगला त्रिभुज कौन सा है जी?
अगला है यहाँ पे तथा त्रिभुज है एन एफ एस में। त्रिभुज कुछ इस टाइप से है, ये वाला पॉइंट है एम, ये वाला पॉइंट है एस और ये है एफ। यहां भी कोण बनेगा, ये तो 2 थीटा वाला कोण था, है ना। तो एक तो हमें आधार से मतलब है और एक सामने लंब से मतलब, तो यहां लगाते हैं tan थीटा, तो यहां लगाते हैं tan थीटा, नहीं यहां लग जाएगा tan 2 थीटा। सेम वही कहानी, tan बराबर p बटा b, तो p का मान हो जाएगा सर ns और b का मान हो जाएगा यहाँ पे fs। सही बात है। अब एक बात और बता दें आपको, अच्छा ये बताओ सेम वही कहानी कि सर ये जो लिखा है ना छोटे द्वारक के लिए s बिंदु कहाँ होता है, p पर होता है। सेम यही घटना यहाँ लिखना है कि छोटे द्वारक के लिए, छोटे थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं, छोटे द्वारक के लिए क्या होगा भाई, छोटे द्वारक के लिए एस बिंदु कहाँ होगा, पी पर होगा, एस बिंदु पी पर होगा। और चूंकि कोण थीटा जो है ना वो काफी सूक्ष्म है, तो tan 2 थीटा जो है किसके बराबर हो जाएंगे, 2 थीटा के बराबर। तो ये पॉइंट भी यही लिख देते हैं, यहाँ की सर जो tan 2 थीटा है इसको अलग कलर से देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। tan 2 थीटा वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जाएंगे, 2 थीटा के, क्योंकि सूक्ष्म कोण है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो यहाँ आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे सर, tan 2 थीटा के बदले आ जाएगा 2 थीटा, और यहां था np और बटा में fp, ये हो जाएंगे fp। इक्वेशन नंबर 2। जरा अगर ध्यान से देखा जाए इक्वेशन नंबर 1 को, कहा गया इक्वेशन 1, सर जहां थीटा है उसके बदले np बटा cp लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो थीटा के बदले में क्या लगा सकते हैं सर, जहां थीटा है वहां से 2 इंटू np बटा क्या था, cp था, np बटा cp, और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में है np बटा fp। तो यहाँ दोनों np खत्म हो जाएंगे, तो केवल क्या बचा, 2 इंटू 1/cp इक्वल टू 1/fp। पिछले पेज पे देखिए जरा ध्यान से, pf की वैल्यू, fp का वैल्यू माइनस का f और cp का वैल्यू है माइनस का r। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा कि सर जो cp है इसका मान हो जाएगा 1/माइनस का r और इसका मान 1/माइनस का f। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर यहां देखा जाए हम रिवर्स करते हैं दोनों को, चाहे इसको इधर बुला लो तो भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो f हो जाएगा बराबर, ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में और गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो f बराबर आ गया r बटा 2। ये बात हो गया प्रूफ। मतलब प्रूफ कहने का अर्थ कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक तो संबंध भी आ गया, और एक कभी पूछ लेता है कि f बराबर r/2 सिद्ध करो, वो भी हो गया। तो ये है इन दोनों के बीच संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। हम लोगों ने अवतल दर्पण से हल किया, इसका एक और है उत्तल दर्पण से भी हल कर सकते हैं, थोड़ा ये आसान है इसलिए आपको ऐसा करवा दिया गया। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगला पेज यहाँ पे है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।